हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम इस तरह का एक छोटा सा स्केच बनाएंगे जहाँ पे आप देखो तो सर्कल्स कर्सर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लास्ट वीडियो में हमने सर्कल और कर्सर का सेंटर पॉइंट दोनों को एक ही रखा था, बट इसमें थोड़ा और अलग करने जा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये एक्साइटिंग लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले फिर से p5.js के वेब एडिटर पे जाना है। और जैसे ही आप उस पर जाते हो तो आपको दो फंक्शंस मिलते हैं वहाँ पे, सेटअप और ड्रॉ। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने सर्कल बनाया था और माउस एक्स, माउस वाई और 50 का ले लेते हैं अभी। तो फ़िलहाल के लिए क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पे पेस्ट हमने ड्रॉ में रखा है तो मल्टीपल सर्कल्स नहीं बन रहे हैं। आज की वीडियो में बैकग्राउंड को यहीं पे रखते हैं। हमें मल्टीपल सर्कल्स नहीं चाहिए इस बार। सो बेसिकली एक ही सर्कल चाहिए और वो इस तरह से होना चाहिए कि वो माउस कर्सर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है। ये माउस एक्स एंड माउस वाई भी एक वेरिएबल है जो p5.js का इनबिल्ट है, बट आज हम अपने से वेरिएबल्स को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अगर वेरिएबल्स के बारे में और ज़्यादा जानना है तो सबसे पहले अच्छी जो साइट है, सबसे अच्छा जो साइट है जहाँ पे आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, वो है MDN जावास्क्रिप्ट। इस जगह पर आप अगर सर्च करते हो वेरिएबल्स को तो आपको उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंटेशन इसमें आपको मिल जाएंगे। आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी जो इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में सारे डिटेल्स को कवर करना मुश्किल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से एक बार इसमें जाओ, इसमें आप चेक करो। आपको डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट आपको एक छोटा सा सैम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप वेरिएबल्स को सर्च करते हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहला जो वेरिएबल उसमें लिखा हुआ है उस पर जाना है और उसके बारे में थोड़ा एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अब अगर टेक्निकल रेफरेंस में जाते हो, टेक्निकल रेफरेंस में आपको एक इंटरैक्टिव कंसोल मिलेगा। एक इंटरैक्टिव क्या आप कंसोल ही बोल सकते हो बेसिकली। एक इंटरैक्टिव विंडो मिलेगी जहाँ पे आप खुद से टाइप कर सकते हो और खुद से चेक कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें अभी इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल को लेट भी लिखा जाता है और वार भी लिखा जाता है। वार पहले लिखा जाता था जब 2015 के पहले। 2015 में अपग्रेड एक काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हैं जावास्क्रिप्ट में, और उसके बाद से लेट को यूज़ करना स्टार्ट, उसके बाद से लेट यूज़ में आने लगा है। यूज़ में लेट को ही यूज़ किया जाता है आजकल 2015 के बाद। तो सबसे एक थोड़ा बेसिक्स को कवर कर लेते हैं इस वीडियो में कि लेट अगर अगर वेरिएबल अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया है और लेट y इक्वल टू 2 लिया है, तो वेरिएबल का ये खासियत है कि जिस तरह से मैथमेटिकल दो वैल्यू को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेरिएबल्स को भी उसी तरह से आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो z x प्लस वाई, अब इसका वैल्यू कितना है, अगर आपको वैल्यू देखना है तो आप इसमें लिखो console.log। उसका मतलब आप समझ सकते हो कि प्रिंट। काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में प्रिंट यूज़ होता है और जावास्क्रिप्ट में console.log यूज़ होता है। कंसोल बेसिकली ये जो छोटा सा वाइट कलर का रेक्टेंगल सेक्शन है, वो कंसोल है। वहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगा। कंसोल अगर आप क्रोम आपने यूज़ किया है तो आप अगर क्रोम में इंस्पेक्ट में जाओगे, राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी, और जो लास्ट सेक्शन है
इंस्पेक्ट, अगर उस सेक्शन पे आप जाते हो, या फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई अगर क्लिक करते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, अगर आप उस पर आप उसको करते हो तो आपका एक सेक्शन खुलेगा साइड, उसको बोलते हैं वेब टूल्स। वेब टूल्स पे अगर आप जाओगे तो कंसोल आपको दिखेगा। सो जो भी अगर इस वेब पेज में कहीं पे भी console.log लिखा हुआ होगा तो वो डिस्प्ले इस जगह पर होगा। console.log यूज़ होता है वैल्यूज़ को चेक करने में, एरर को चेक करने में, डिबगिंग बोलते हैं उसको, उन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और भी तरीके हैं डिबगिंग के, बट console.log भी एक तरीका है। तो फ़िलहाल के लिए जब मैं ये चेक करता हूँ तो इसमें इसका वैल्यू 3 वो इसमें डिस्प्ले हो जाता है, राइट। सो x + y 3। अगर मुझे इस पर मान लो कि अभी तो मैंने नंबर दिया है, बट अगर मैंने इसको चेंज किया और मुझे इसमें वर्ड डालना है, वर्ड, तो उस वर्ड को बोलते हैं स्ट्रिंग। तो वेरिएबल्स को हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग लेने अगर आप लेते हो तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसको डालना। तो जैसे अगर आप मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई एक नाम लिख दिया मैंने जॉन, और इसमें मैथ्यू, और अगर मैंने सेम चीज़ z = x + y को सेम रखा और मैं इसको फिर रन करता हूँ तो फिर से स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर जॉन मैथ्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया, ये स्पेस वो कंसिडर नहीं करता है। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये स्पेस को मायने नहीं रखता यहाँ पे। बट अगर आपको स्पेस देना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर एक स्पेस प्रोवाइड करना होगा। फिर आपको इस स्पेस का कोई मतलब नहीं, सिर्फ स्पेस जो इसके अंदर है वही मायने रखता है। आप कितना भी स्पेस दे सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो अगर आप, बिकॉज ये स्पेस है इसलिए जॉन प्लस मैथ्यू के बीच में एक स्पेस आ गया, और क्योंकि ये स्ट्रिंग में है, क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर है, तो एक वो कोटेशन मार्क जब वो स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करते हो तो जावास्क्रिप्ट उसको एग्जैक्टली कॉपी करके डाल देता है उसमें। फिर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ को यूज़ नहीं करता है। तो ये तो हो गया बेसिक वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स जब आप यूज़ करते हो तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। आप एक जगह पर किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हो तो उसको काफ़ी जगहों पर, तो आप कोड में काफ़ी प्लेसेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वो उसका फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके फिर यूज़ करते हो। ठीक है, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो अपने अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप MDN या बाकी काफ़ी सारी साइट्स हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले MDN से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। सो फिलहाल के लिए हम जब इस पे आते हैं अपने स्केच पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले एक वेरिएबल x = 50 को कंसिडर करेंगे, फिर let = y = 50, दोनों को कंसिडर किया मैंने 50। तो पहले क्या करना है मुझे कि सर्कल को माउस से अलग रखना है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, सो बेसिकली सर्कल और उस सर्कल का सेंटर पॉइंट कर्सर के पॉइंट टिप पे दोनों का लोकेशन इक्वल है। तो जहाँ पे आप कर्सर मूव करते हो वहाँ पे सर्कल मूव होता है। बट मुझे चाहिए कि पहले तो मुझे सर्कल को कर्सर से हटाना है ताकि बाद में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मुझे जैसे अगर माउस का कर्सर का लोकेशन 300 है, और तो मुझे चाहिए 250 पे सर्कल रहे, मतलब कि बेसिकली अगर
अगर ये कर्सर है, इसका लोकेशन x वैल्यू है 350 सपोज़, और y वैल्यू भी 350 है, और मुझे सर्कल चाहिए जिस जो है मे बी 300 लोकेशन पे, मतलब 50 डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि माउस का लोकेशन जो भी है उससे मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 50, इससे भी मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 50 को ऑलरेडी मैंने 50 ऑलरेडी हम लोग ने डिफ़ाइन किया है, वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया है उसको, और उसका वैल्यू हमने कंसिडर किया है, वहाँ पे असाइन किया है, तो उसी को सेम हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो जब आप ये करते हो तो आप देखोगे कि एक ऑफसेट क्रिएट होता है, जहाँ पे भी कर्सर मूव हो रहा है उससे 50 के डिफरेंस पे सर्कल का पॉइंट है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पे है इसको और थोड़ा स्ट्रीमलाइन करेंगे, इसको और थोड़ा रीडेबल बनाएंगे, क्योंकि पैरामीटर्स अगर आप इस तरह से देते हो तो हो सकता है क्योंकि आपने लिखा है तो आपको ईजी हो पड़ता हो, बट जो कोई नया किसी नए आदमी ने इसको पढ़ा तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए। तो जितना रीडेबल होगा कोड उतना बेटर है, जितना स्ट्रीमलाइन रहेगा, जितना छोटे छोटे चंक्स में आप बनाओगे उतना वो कोड को अच्छा माना जाता है। तो मैंने फिर से दो वेरिएबल इसको असाइन किए, diff x एंड diff y। उसको मैं यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ उसको मतलब मैंने माना है उसको डिफरेंस, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ माउस x माउस y। इसको कॉपी करके मैं यहाँ डाल देता हूँ। सेम चीज़, सेमीकॉलन कोड का एंड माना जाता है, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप को एंड माना जाता है। सेमीकॉलन मतलब नेक्स्ट लाइन, उसके बाद वो रेफर करेगा नेक्स्ट लाइन को, वो कोड का एंड माना जाता है। अभी क्या करना है, अभी आप और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी आपको समझनी है कि जैसे ये मैंने लिखा है अभी diff x है, और diff x तो मुझे पता है डिफरेंस ऑफ x है, बट अब किसी नए बंदे को नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब आप कोड करते हो तो आपको ये भी एक आना चाहिए कि आप प्रॉपरली इसको कमेंटिंग करो। सो जैसे अगर आप 2 स्लैश यूज़ करते हो, दैट मीन्स कि वो उसके बाद का जो भी लाइन लिखा जाएगा उसको जावास्क्रिप्ट रीड नहीं करेगा, उसको कोड में इंक्लूड नहीं करेगा, उसको बोलते हैं कमेंट्स। तो इसमें आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ पोजीशन, सपोज x डायरेक्शन, मतलब इतना आपको, आप अगर इतना डिस्क्रिप्टिव लिखते हो तो अच्छा है। आप भी अगर बाद में काफ़ी दिनों के बाद अगर रेफ़र करते हो कोड को तो आपको भी समझने में इजी होगा। बट बहुत समय हम बस 1-2 वर्ड में ही कमेंट को लिखते हैं, ताकि मतलब इतना डिस्क्रिप्शन में हम नहीं लिखते हैं बहुत टाइम पे। वो आपके ऊपर है, आप जैसा भी उसको, आपको जैसा आपको लगता है वो ऐसा कर सकते हो। आप ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, अगर आपका नेमिंग, अगर आपका वेरिएबल का नेमिंग अगर प्रॉपर है तो आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं डालने। बेटर तरीका ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स ना डालो। आपका वेरिएबल या फंक्शन या कोई भी चीज़ आप जो डिफ़ाइन कर रहे हो वो इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि आप किसी को भी समझ में आ जाए। सो तब कोड जो है वो क्लीन कोड माना जाता है, ठीक है। तो ये कोडिंग का एक पहला इनिशियल जो स्टेप है, अगर आप प्रॉपरली उसको डिफ़ाइन करते हो, प्रॉपरली नेमिंग अगर आपका प्रॉपर है तो आप अच्छे कोडर बन सकते हो, अच्छे कोडर के बनने के रास्ते पे बढ़ सकते हो।
सो नेक्स्ट इसमें अभी हमने diff x एंड diff y दोनों को डिफाइन कर दिया है, पैरामीटर्स ले लिए हैं। इसको अगर फिर चेक करते हैं, रिज़ल्ट अपना सेम है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अभी एक मानते हैं कि जैसे अगर पहले फ्रेम में ये इतने डिस्टेंस पे है, बट नेक्स्ट फ्रेम में जैसे पहले फ्रेम में ये अगर मेरा माउस कर्सर मेरा माउस कर्सर अगर इतने डिस्टेंस पे है पहले फ्रेम में, मुझे चाहिए कि सेकंड फ्रेम में, मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, सेकंड फ्रेम में ये सर्कल जो है और थोड़ा क्लोज आना चाहिए, थर्ड फ्रेम में और थोड़ा क्लोज, ऐसे मतलब फ्रेम बाय फ्रेम वो क्लोज़र आते रहना चाहिए कर्सर की तरफ। तो उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले कि अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया, जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया उतना ऐड होगा तो वो उसकी तरफ क्लोज आ जाएगा। अगर वो इक्वल जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया उतना वो ऐड हो जाता है, दैट मीन्स दोनों दैट मीन्स diff x एंड माउस x के बीच का कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए x इक्वल टू एक्स प्लस diff x, अगर हम ये लिखते हैं, और y इक्वल टू वाई प्लस diff y, तो इसमें अभी x एंड y डाला गया है, तो फिर इसमें क्या हो रहा है कि x, इसमें क्या हो रहा है अभी x इज इक्वल टू एक्स प्लस diff x। सो बेसिकली ये इक्वल साइन जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये यूज़ हो रहा है असाइन करने के लिए, नॉट टू शो इक्वल, लाइक मैथमेटिकल इक्वल वो नहीं है। this value will get assigned to this, then when this will repeat, so फिर वो इस वैल्यू को कंसिडर करेगा इस जगह पर। अगर that means अगर ये 50 से स्टार्ट हुआ है और मान लो कि diff x, डिफरेंस ऑफ x इज 300, सो ये 350 हो गया, तो नेक्स्ट बार जब स्टार्ट होगा तो x होगा 350 से, फिर ये होगा ये डिफरेंस ऑफ x विल अगेन, अगर सेम वैल्यू है, माउस एक ही लोकेशन पे है, दैट मीन्स 350, ठीक है, और x वैल्यू हो गया 350 क्योंकि x का यहाँ वैल्यू है, तो ये हो गया फिर से 350। सो दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि x का वैल्यू किस तरह से चेंज हो रहा है, कि ऐड हो रहा है फिर वो रिपीट होता है। ये असाइन का इस इक्वल साइन का मतलब असाइन करना है, ना कि इक्वल दिखाना। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो। इक्वल किस तरह से दिखाते हैं वो हम बाद में देखेंगे उसको, किस तरह से इक्वल साइन यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में या कोई भी कोडिंग लैंग्वेजेस में। अब क्या करना है, अभी हमें ये x का वैल्यू इधर डालना है, ठीक है, और ये y का वैल्यू इधर डालना है, क्योंकि हमें जो ये बेसिकली हो रहा है कि पहले डिफरेंस है, देन वो डिफरेंस इसकी तरफ क्लोज आ रहा है। अब ये हो रहा है एक फ्रेम में, मतलब कि ये एंटायर थिंग एक फ्रेम में, पहला फ्रेम जो होगा उसी में ही डिफरेंस जो भी था उसमें एडिशन हो गया, तो डिफरेंस और माउस एक्स के बीच का कोई अंतर नहीं है उसमें, तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। जब आप ये करते हो तो फिर क्योंकि डिफरेंस और इसी चीज़ पे ये ऐड हो गया है, तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ डालता हूँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो x और माउस एक्स दोनों सेम है, राइट। सो यही हो रहा है यहाँ पे कि x और माउस एक्स दोनों इक्वल साइन, मतलब
एक्स को हमने जब यहाँ डाला तो बेसिकली असाइन हो गया कि एक्स, और ये फिर एक्स बन गया माउस एक्स, वो असाइन हो गया माउस एक्स में, ठीक है। तो ये हो गया, बट हमें चाहिए कि ग्रेजुअली आए, कि ऐसा नहीं कि पहला फ्रेम में आए। तो उसको दिखाने के लिए हम फ्रेम रेट को थोड़ा स्लो कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रेम रेट को थोड़ा स्लो कर रहे हैं। इसको और स्लो कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ही मतलब पहले तो हम आधा करके देख सकते हैं कि 0.5 पहला फ्रेम 1 जब हम करते हैं इसको, तो एक ही फ्रेम पे वो दोनों सेंटर मिल जाता है, दोनों कर्सर का टिप और सेंटर। बट जैसे ही हम उसको बढ़ाते जाते हैं, जैसे 2 या तो स्टार्टिंग हुआ, फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। इसको और थोड़ा अगर बढ़ाएं, इसको और अगर थोड़ा और इंक्रीज करें, तो देखोगे कि यहाँ पे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है, ठीक है। ये तो जितने फ्रेम हम स्लो करते जाएंगे वो उतना टाइम लेगा, फ्रेम उतने फ्रेम्स को क्रॉस करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये रहा एक सिंपल एग्जांपल। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो है कि पहला तो इक्वल साइन, ये इक्वल साइन मैथमेटिकल इक्वल साइन की तरह नहीं यूज़ होता है, ये असाइन करने के लिए यूज़ होता है। ये वैल्यू इसको असाइन होती है, तो फिर वो जब रिपीट होता है तो वो वैल्यू जो असाइन हुआ वो फिर वापस आता है, एंड देन द सर्कल गोज़। कि पहला फ्रेम में अगर मान लो कि 300 डिफरेंस था, नेक्स्ट फ्रेम में अगर इसको समझने की कोशिश करें क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, तो पहले फ्रेम में सर्कल का वैल्यू जो था और माउस का वैल्यू, इसका वैल्यू था 300, इसका वैल्यू था 350। डिफरेंस था 50। तो जब हम एक फ्रेम, जब वो डिफ एक्स को हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ही फ्रेम, जब एक फ्रेम रिपीट होता है, एक फ्रेम जब ख़त्म होता है, तब तक वो सर्कल यहाँ पे आ जाता है। बट इसी को जब हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो उतना फ्रेम क्रॉस होकर वो सर्कल इसकी तरफ आ रहा है, इसलिए हमें स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट हो रहा है। जो भी हम एनिमेशन भी देखते हैं वो इसी तरह से फ्रेम्स पे ही काम करता है। स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट फ्रेम्स के रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा जो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेरिएबल्स की लेट या वार, ये दो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इसमें। और एक एडिशन हुआ है 2015 के बाद लेट के साथ ही, वो है कॉन्स्ट। जैसे कॉन्स्ट क्या होता है, जैसे पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब कॉन्स्ट लिखते हो, आप लेट जब आप लिख रहे हो तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक्स का वैल्यू चेंज कर सकते हो। बट अगर पाई लिखते हो, जैसे आप अगर कॉन्स्ट लिखते हो तो आप उसका वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे। कैसे? अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ मैं एक्स का वैल्यू फिर से चेंज कर सकता हूँ। जैसे 70 लिखा मैंने, तो मुझे ये अलाउ करेगा कि एक्स का वैल्यू जो भी अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं अगर कंसोल लॉग लगाऊँ, यहाँ पे एक्स मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे इसका वैल्यू देखने के लिए,
और सेम चीज़ यहाँ पे वैल्यू देखने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि पहला 50 फिर 70 वो दिखा रहा है वैल्यू, मतलब x का वैल्यू वो चेंज हो रहा है। बट अगर मैं इसमें पाई लिख देता हूँ तो आप देखो कि ये रेड लाइन इसमें दिखा रहा है कि इस मतलब इसमें एरर है। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो इसमें मुझे एरर आएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। सो इससे क्या होता है कि आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप पाई लिख सकते हो, आप उससे मेमोरी काफ़ी सेव हो जाती है। अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको समझ में आएगी कि उससे मेमोरी में काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर कब टाइम और प्रोसेसिंग पावर पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है अगर आप कॉन्स्ट और लेट को प्रॉपरली यूज़ करो तो। फ़िलहाल के लिए आपको अभी कॉन्स्ट की ज़रूरत नहीं है, आप लेट्स ही कंसिडर करो क्योंकि p5.js में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉन्स्ट की। एटलीस्ट हमारे इस स्केच के लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, x का वैल्यू हमेशा अपग्रेड होते जा रहा है, तो इसके लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है कॉन्स्ट की, लेट यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा एक सिंपल एप्लीकेशन और स्केच जिसमें हमने वेरिएबल्स को यूज़ किया है, असाइन किस तरह से करते हैं वैल्यू वो देखा। होप आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल्स को के साथ साथ नया एक स्टेप जो कोडिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।